हाय गाइस, दिस इज पिंटू कुमार गुप्ता। आज है बिजनेस स्टडीज का वीडियो नंबर 90 और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के कंटिन्यूइंग पोर्शन को। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस को सीखा था जो 4 सीक्वेंशियल स्टेप में कंप्लीट होती है। सबसे पहला क्या था? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा डिपार्टमेंटलाइजेशन। थर्ड वन इज असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी एंड द लास्ट वन इज एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। इसमें हम लोगों ने देखा कि ऑर्गेनाइजिंग का जो पूरा फंक्शन होता है वो एक स्पेशलाइजेशन में काम को बांट दिया जाता है और एक उनमें एक रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड रिलेशनशिप होता है। अगर बात करो तो मेरे पीछे देखना एक बैकग्राउंड में साउंड चल रहा है, वहां पे भी ये स्पेशलाइजेशन वर्कफोर्स के थ्रू चल रहा है, यहाँ पे भी ऑर्गेनाइजिंग देखने को मिल रहा है। तो उसी टॉपिक को हम लोग आज कवर करने वाले हैं जो होगा इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। क्लियर है? तो वेट ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो बात कर ले इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग की। देखो, ऑर्गेनाइजिंग में हम लोगों ने ये देखा कि यहां पे जो होता है ना कि स्पेशलाइजेशन देखने को मिलता है, मतलब जो काम होता है वो छोटे छोटे वर्क में डिवाइड कर दिया जाता है और उस काम को अकम्प्लिश करने के लिए स्पेशलाइज्ड हाथों में दे दिया जाता है और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ही है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है जो हमेशा एवर चेंजिंग डायनेमिक नेचर का है, उससे अडॉप्ट करते हुए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलती है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देखने को ही मिलती है। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग में है क्या? सबसे पहला, बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। बिल्कुल सही बात है। हम लोगों ने प्रोसेस में सीखा कि असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी होता है डिवीजन ऑफ वर्क करने के बाद। तो अगर तुम किसी भी काम में एक स्पेशलाइज्ड लिए हुए हो और तुम्हें वही काम को दिया जाता है तो तुम क्या करोगे? तुम्हारा स्पेशलाइजेशन और बढ़ते जाएगा, तुम उसमें और माहिर होते जाओगे। तो वो टॉपिक यही डिस्कस करता है। देखो, वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टास्क एंड ईच टास्क इज प्रिपेयर्ड परफॉर्म्ड बाय दोज एम्प्लॉइज हु पोसेस द रिक्वायर्ड स्किल। परफॉर्मिंग सिमिलर टास्क लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। जो सिमिलर काम करते रहोगे तो तुम खुद ब खुद उस चीज में माहिर हो जाओगे, मतलब तुम स्पेशलाइजेशन को गेट करोगे। Am I clear? नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। हम लोगों ने प्रोसेस में लास्ट पॉइंट जो पढ़ा था एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। यहां पे क्या है? यहां पे हर एक जो एम्प्लॉय है उसको पता है कि उससे रिपोर्ट किसे करना है और वो अकाउंटेबल किसके लिए है। ठीक है? क्योंकि आंसरेबिलिटी भी तो होती है। अगर तुम्हें कोई काम दिया जाएगा तो आंसरेबिलिटी भी रहता, मतलब अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहां पे वो देखने को मिलता है। देखो, क्लैरिटी स्टेटेड वर्किंग रिलेशनशिप एलिमिनेट्स एम्बिग्विटीज और मिसकम्युनिकेशन इन द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। क्योंकि तुम्हारा रोल जो है वो एकदम क्लियर है कि तुम्हें करना क्या है और तुम्हें जो वो काम देगा तुम उसी के लिए ही अकाउंटेबल होगा, मतलब आंसरेबल होगे। तो यहां पे क्या होगा? यहां पे वर्किंग रिलेशनशिप में क्लैरिटी देखने को मिलेगी, मतलब फिजिबिलिटी देखने को मिलेगी। एक वर्किंग रिलेशन काफी क्लियर होगा। क्लियर है? नंबर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है? देखो, अब मान लो एक एग्जांपल से समझाता हूं। अब तुम हमारे स्कूल में या किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लो, हर एक के स्पेशलाइज्ड टीचर होते हैं। अब उनको उस स्पेशलिस्ट फील्ड में अगर कोई काम दे दिया जाए तो उनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। अब अगर तुम अकाउंटेंसी हम लोगों के प्रोफेशन में जाओगे, हम लोगों को बोले कि साइंस पढ़ो, हो सकेगा, ऑल्दो पढ़ लूंगा, बट वो उतना अच्छे तरीके से उसमें स्पेशलाइजेशन नहीं ले पाऊंगा। और ठीक उसी तरीके से उनको अगर कुछ बोला जाए अकाउंटेंसी फील्ड में, अपने फील्ड में लेकर के बात करने के लिए, वो नहीं कर पाएंगे। यहां पे अगर उनको काम दे दिया जाएगा तो वहां पे यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होगा नहीं, वेस्टफुल ऑफ रिसोर्सेज होगा। बात समझ रहे हो ना? तो कहीं ना कहीं अगर स्पेशलाइजेशन किसी फील्ड में है तो वहां पे यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे तरीके से एंड चीपेस्ट वे में किया जाएगा, जिससे तुम अपना प्रोडक्शन कॉस्ट अच्छे तरीके से रिड्यूस करके अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हो। समझ रहे हो ना बात को? तो यहां पे वो है, देखो, एलोकेशन ऑफ वर्क इन अकॉर्डेंस टू द एम्प्लॉइज एबिलिटी फैसिलिटेट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज। बिल्कुल, निपुणता अगर देखी जाएगी तो वहां पे ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज भी किया जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, अडॉप्टेशन टू चेंजेस। अभी जैसे हमने बताया कि बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक इन नेचर है, हमेशा ऑल ऑफ सडन यहाँ पे जनरल और स्पेसिफिक फोर्सेस चेंज होते रहते हैं। तो यहाँ हमारा एक मैनेजर का ये फर्ज बनता है कि चेंजेस इन अडॉप्ट, मतलब जो चेंजेस है उसको अडॉप्ट करिए और उसी के अकॉर्डिंग काम करिए। तो ये सारे चीज
यही बताता है कि यहाँ पे अडोप्टेशन ऑफ टू चेंज होता है। क्या है देखो, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू इनकॉर्पोरेट द चेंजेस इन बिजनेस एनवायरनमेंट बाय मॉडिफाइंग द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये एक टॉपिक इसके बाद ही हम लोग पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हमेशा अकॉर्डिंग टू द डायनेमिक नेचर ऑफ एनवायरनमेंट हमें स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ता है, हमें अपने प्लान्स एंड पॉलिसीज को चेंज करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू द डायनेमिक नेचर ऑफ एनवायरनमेंट। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या है? बाय प्रोवाइडिंग अ क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब एंड रिलेटेड ड्यूटीज विच हेल्प टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड डुप्लीकेशन। देखो, काम पहले से स्पेसिफाइड है, जिसे जो जो काम देना है उसे दे दिया गया है। क्लियर है? अब वो उसी काम को लेकर के फुल्ली इन्वॉल्व रहेगा। तो अगर हर एक काम, अगर इंडिविजुअल्स अगर सारे अपने अपने काम में फुल्ली एंगेज होंगे, तो अगर उनके काम को कलेक्ट कर लिया जाए तो एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल है वो काफी इफेक्टिवली काम कर पाएंगे। तो वो हो गया इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। यही कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग ही है। नेक्स्ट बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल। डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल क्या है? मतलब हमारा लेबर, वो हमारा जो वर्क फोर्स है उनका भी डेवलपमेंट होगा। क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क रिड्यूस एम्प्लॉइज बर्डन विच स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी एंड मोटिवेट देम टू कंप्लीट टास्क विथ इंप्रूव्ड एफिशिएंसी। क्योंकि काम जो है वो डिवाइड हो गया है और उनका जो बर्डन है वो सब में बांटा गया है। जब तुम्हें टाइम मिलेगा, जब तुम्हारे वर्कफोर्स को काम टाइम मिलेगा अपने काम को कर लेने के बाद, वो क्या करेंगे, वो अपने को और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होगा, उसका जो थिंकिंग स्किल है, उनका जो क्रिएटिविटी स्किल है वो बढ़ेगा। इससे क्या होगा, वो तुम्हारा जो वर्कफोर्स है, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्कफोर्स है वो काफी क्रिएटिव होंगे और इनोवेटिव होंगे। इससे क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल होगा। क्लियर है? देन नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। देखो, अल्टीमेटली जब इतना सारा चीज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो अप किया जाएगा, क्यों? क्योंकि अगर डायनेमिक नेचर ऑफ एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो, उसे अडेप्ट करके आप मार्केट में सर्वाइव कर रहे हो, तो फाइनली आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिट। तो ग्रोथ एंड एक्सपेंशन तो होगा ही। क्या बोलता है? बाय इनकॉर्पोरेटिंग द चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड एंटरप्राइज कैन ग्रो एंड डाइवर्सिफाई। अब ये जो डायनेमिक नेचर है, यहां से बहुत कुछ देखने को मिला। हमारा अगर जो डायनेमिक नेचर है, मतलब जो चेंजेस इन एनवायरनमेंट है, अगर उसके अकॉर्डिंग हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी प्लान्स एंड पॉलिसी बनाना होगा, तो वो क्या करेंगे, वो अपने आप को डाइवर्सिफाई करेंगे, वो प्रोडक्ट लाइन को बढ़ाएंगे और अपने स्पेशलाइजेशन को और एक्सपेंड करेंगे। तो अगर वो अपने प्रोडक्ट लाइन को बढ़ाते हैं, अपने प्रोडक्ट पे काम करते हैं और उनका एक्सपेंशन होगा, तो एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट एक पॉइंट निकल के आएगा जो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को रिवील करेगा। एम आई क्लियर? देन अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था। अब उसको एक्सप्लेन करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ये क्या है, इसको एक अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। तुम लोगों ने हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रोडक्ट को देखा होगा। अरे अपना लाइफ बॉय साबुन देखना, उसके पीछे बहुत सारे जो मेडिकल प्रोडक्ट है उसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है काफी अव्वल दर्जा रखती है। ऑल्दो इसके जो प्रोडक्ट लाइन है वो काफी डाइवर्सिफाइड है, मतलब वो बहुत सारे प्रोडक्ट पे डील करती है, बट उनका रिकॉग्निशन मेनली मेडिकल प्रोडक्ट पे है। एक एग्जांपल से समझते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर का मालिक एक्स है, ठीक है। उन्होंने जब बिजनेस स्टार्ट किया होगा तब उन्होंने एक प्रोडक्ट, मतलब एक अपने परचेज डिपार्टमेंट के लिए एक परचेज मैनेजर मतलब प्रोडक्ट मैनेजर, दूसरा सेल्स मैनेजर, तीसरा अकाउंटेंट और बहुत सारे लोगों को अपॉइंट किया होगा। क्लियर है? अब इन चीजों को एक प्रॉपर वे में सिंक्रोनाइज करना ही ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। और हर एक लोग अलग अलग काम करेंगे। प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी बात होगा, प्रोडक्ट मैनेजर देखेगा, प्रोडक्शन मैनेजर देखेगा। सेल्स से रिलेटेड कोई बात होगा, सेल्स मैनेजर है। ओवरऑल फाइनेंशियल एक्टिविटीज से रिलेटेड कोई भी बात होगा, वो देखने वाला उनका अकाउंटेंट होगा। तो इस तरीके से सारे लोग जब इनकॉर्पोरेट मिल जाते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनता है जो डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी को, मतलब डाइवर्सिफाइड इन्वायरमेंट को डील करने में एक बिजनेस एंटरप्राइज को आगे बढ़ाती है। एम आई क्लियर? अब देखो क्या है, प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल टास्क एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म्ड। यहां पे दोनों टास्क परफॉर्म होते हैं। मैनेजरियल जो लेवल है वो भी अपना काम करेंगे और ऑपरेशनल लेवल है वो भी अपना काम करेंगे मिल करके। क्लियर है? देन स्पेसिफाई द रिलेशन बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेस।
ये सारे रिसोर्सेस, पीपल काम कर रहे हैं, वर्क एंड रिसोर्सेस, सारे काम को स्पेसिफाई करे, दिखा जाएगा, यहां पे दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट जो है, facilitates correlation and coordination among the human, physical and financial resources to accomplish desired roles। ये क्या है, यहां सारे चीज को देखो, यहां पे एक साथ मिलकर के काम कराया जा रहा है, कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस। देन अब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो वहां पे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में तुम ये नहीं देख सकते, वो डिपेंड करता है साइज ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन होगा वहां पे ये स्पैन ऑफ मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलेगी। बट अगर ये जाइंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन जितना बड़ा उतना कॉम्प्लेक्स इन नेचर। अब कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए क्या करना पड़ता है, सब काम को डिवाइड करना पड़ता है, उसी को हम लोग अपने टेक्निकल वे में बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखो, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिपेंड्स ऑन द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, मतलब अगर यहाँ पे सारे चीजों को मैनेज किया जाता है सिंक्रोनोलॉजिकली, क्लियर है, मतलब एक सिंक में काम करते हैं, मिल करके काम करते हैं, तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन मिल करके काम करते हैं, ऑल दो वो इंडिविजुअल वर्क करते हैं, उनके जब वर्क को कलेक्ट किया जाता है तो एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल अकम्प्लिशमेंट होता है, क्लियर है। देन उसके कुछ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के कुछ अपने इंपॉर्टेंस है, कुछ अपने फायदे हैं। क्या क्या है, देखो, इट स्पेसिफाइज द रिलेशन बिटवीन द पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज, ऊपर से पता चल जा रहा है, स्पेसिफाई किया जा रहा है। देन इंश्योर अ स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन एक फ्लो ऑफ, एक रिपोर्टिंग नेचर जो होगा वो स्मूथ नहीं होगा, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन स्मूथ होगा। नेक्स्ट, प्रोवाइड्स बेटर कंट्रोल ओवर द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। अब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बिग बाजार की बात कर लो, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट मिलकर के काम कर रहे हैं और अल्टीमेटली फायदा किसका हो रहा है, बिग बाजार का हो रहा है, यही एग्जाम्पल। देन हेल्प्स इंटरप्राइज टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, इतना सारा चीज बहुत अच्छे तरीके से बड़े बड़े लोग स्पेशलाइज्ड फील्ड में वर्क कर रहे हैं और इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल कंप्लीट हो रहा है, तो प्रॉफिट तो दिखेगा ही ना, सोचो, ठीक है। तो हम लोग आज के इस वीडियो में यहीं तक कंप्लीट करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखेंगे, उसमें पता करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के इस लेक्चर को क्या चीज कंप्लीट करती है, मतलब डिवीजन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या क्या है। तो स्टे ट्यून्ड विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।